हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद नाइट में डिस्कशन होता है, जिसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। एंड देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इनको पीयर इवेल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूएशन के लिए, और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है सोसाइटी GS1 से, और दूसरा क्वेश्चन है गवर्नेंस GS2 से। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट आता है, कोई इशू आपको लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ये सोसाइटी से क्वेश्चन लिया है और टॉपिक क्या है? माइग्रेशन। ठीक है, अब देखिए, दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमेशा की तरह एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है माइग्रेशन पे पूछा गया है, और देखिए क्या पूछा है, द स्टोरी ऑफ कंटेम्प्ररी इंडिया। ठीक है, समकालीन भारत। तो अब देखो, इसमें ना हिस्ट्री को बीच में मत ले आना। ठीक है, कंटेम्प्ररी भारत की बात हो रही है, कंटेम्प्ररी इंडिया, समकालीन भारत की बात हो रही है। इट इज ए स्टोरी ऑफ माइग्रेशन, ये स्टेटमेंट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ माइग्रेशन हैज शेप्ड इंडिया सोशली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, जो उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, और उन सबको आपको एड्रेस करना होगा। क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये सब आपको पता करने होंगे। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर हम कंटेम्प्ररी इंडिया की बात करें तो इट इज़ ए स्टोरी ऑफ माइग्रेशन। तो आपको इसको बताना होगा कि भाई किस तरह से स्टोरी है। कुछ फैक्ट बताइए, कितना माइग्रेशन हुआ है, ये आपको बताना होगा। तभी तो ये चीज़ आप जस्टिफाई कर पाओगे, वैलिडेट कर पाओगे कि द स्टोरी ऑफ कंटेम्प्ररी इंडिया इज ए स्टोरी ऑफ माइग्रेशन। तो इसके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। फिर पूछा गया है कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है ना, इससे किस तरह से इंडिया शेप हुआ है सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो ये 2 अलग डायमेंशन होगी। सोशली किस तरह से असर हुआ है, एंड इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से किस तरह से असर हुआ है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे इंट्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद आप बताइए इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फिर बताइए सोशल इम्पैक्ट, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, जो आपको यहाँ पे एड्रेस करने होंगे। अब देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो आप माइग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल। अब ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप हर डायमेंशन यहाँ पे कवर कर सकते हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। और देखिए, जब भी माइग्रेशन होता है, भले ही वो रूरल टू अर्बन हो, या फिर इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में हो, ठीक है, या फॉरेन कंट्री से इंडिया में हो, ठीक है, कुछ भी होता है, तो देखिए उसका सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर एस्पेक्ट होते हैं, और वही यहाँ पे पूछा भी गया है। ठीक है, तो इससे आप एड्रेस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा ना अच्छा क्या होगा कि आपको डाटा बता दो। तो देखिए, जब माइग्रेशन की बात आती है, तो बहुत ही फेमस रिपोर्ट है ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। कौन इसको पब्लिश करता है? IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। तो ये जो रिपोर्ट है, ये क्या बोलती है
कि जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया में आपको लगभग, देखिए, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट वो कौन है? इंडिया है। और उसका नंबर कितना है? ऑलमोस्ट 18 मिलियन हो जाएगा। जो डायस्पोरा है वो पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा डाटा है। जहाँ तक इंटरनल माइग्रेशन की बात है तो सेंसस 2011 का डाटा है कि अराउंड 450 मिलियन, ठीक है, 450 मिलियन कितने हो जाएंगे? ये लगभग 45 करोड़, ठीक है। तो ये इंटरनल माइग्रेंट है इंडिया में। और देखिए इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर काफ़ी ह्यूज है, भले आप इंटरनल देखो चाहे एक्सटर्नल देखो, ये नंबर काफ़ी ह्यूज है और इससे सोशली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी इफेक्ट होता है, और यही चीज़ आपको बतानी है। इसके अलावा देखिए जो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट थी इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि अगर आप टॉप 3 रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्री देखें तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। तो देखिए एक इम्पैक्ट तो यहीं पता चल गया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। जो लोग इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं फिर वो वहाँ से पैसा भेजेंगे ना इंडिया में, उसी को कहा जाता है रेमिटेंसेस, ठीक है। और ऐसा करने वाला इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट रेमिटेंसेस आपको मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंसस का एक और डाटा है कि अगर आप परसेंटेज चेंज देखें तो देखिए इंक्रीज ऑफ 45% ये देखने को मिलता है 2011 में। अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, अगर आप कंपेयर करो तो 45% का जो इंक्रीज है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 45% ओवर 309 मिलियन रिकॉर्डेड इन 2001। तो देखिए ये डाटा आपको याद होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ना, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपको बताना होगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है एंड सोशली किस तरह से इम्पैक्ट होगा, ये दोनों डायमेंशन को आपको एड्रेस करना होगा। अब देखिए जहाँ तक इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात है तो देखिए अगर हम डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात करें तो जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बूम आएगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? लेबर की डिमांड बढ़ेगी, और ये लेबर कहाँ से आएगी? जो रूरल एरियाज होते हैं मेनली वहाँ से आती है, और इसी को कहा जाएगा माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन। तो जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की डिमांड होती है तो लेबर की डिमांड आएगी और उससे माइग्रेशन जो है वो प्रमोट होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए जब लेबर माइग्रेट करेगा तो जनरली ऐसा होता है कि पूरी फैमिली माइग्रेट नहीं करती है, क्योंकि विलेज में आपके पास फार्मिंग एक्टिविटीज़ वगैरह सब होती हैं, तो भाई कौन करेगा? तो जनरली जो वुमेन होती हैं वो विलेज में ही रह जाती हैं, ठीक है। और इसी से आप लेबर माइग्रेशन को लिंक कर सकते हो विद फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी मीन्स जो वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे पुअर है, ठीक है, उसको कहा जाएगा। इसके अलावा देखिए जब माइग्रेशन हो रहा है तो जो माइग्रेट किया है और जो छूट गया है ये दोनों ही शामिल हो जाते हैं वल्नरेबल पीपल में, जिनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन में होंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होता ही है। इसके अलावा देखिए कोविड-19 में हमने देखा कि किस तरह से जो माइग्रेंट्स थे वो एक इशू क्रिएट हुआ, ठीक है, उनका मूवमेंट हुआ, ठीक है, एंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो एकदम ठप हो रही थी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए माइग्रेशन में क्या है, इकोनॉमी फ्रॉम द लोकल टू नेशनल शेप्ड बाय माइग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। देखिए आप देख लीजिए मारवाड़ी बेसिकली हैं राजस्थान से, लेकिन पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आप अदानी अंबानी को देख लीजिए, गुजराती हैं लेकिन पूरे इंडिया में इनका बिजनेस फैला हुआ है, ठीक है। तो लोकल टू नेशनल पूरा जो इकोनॉमी है वो शेप किया हुआ है माइग्रेशन की वजह से, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और क्या लिख सकते हो, देखिए अगर आप इंटरनल माइग्रेशन की बात करें, इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं, वन इज़ फाइनेंशियल एंड नंबर 2 इज़ ह्यूमन कैपिटल। देखिए फाइनेंशियल में आप लिख सकते हैं रेमिटेंसेस के बारे में, और उसका डाटा आपके सामने है कि 1980 में अराउंड $3 बिलियन रेमिटेंसेस थी, जो अभी हो गई हैं $83 बिलियन, जो कि लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। जहाँ तक ह्यूमन कैपिटल की बात है तो आप ब्रेन ड्रेन को यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे जो नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं वो सब चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट भी है, वो क्या है
कि जब वो वापस आएंगे तो नई नई टेक्नोलॉजी हो गया, नए नए आइडियाज़ हो गए, वो हमको सीखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब बात आती है सोशल इम्पैक्ट। देखिए माइग्रेशन, अलग अलग कल्चर के लोग एक नई जगह पे चले जाएंगे जहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा। इंडिया को जो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, तो माइग्रेशन उसको स्ट्रेंथन करता है। इस बात से आप सहमत होंगे, ठीक है। अब देखिए जब इंटरनल माइग्रेशन होगा तो उससे क्या होगा कि कल्चरल पॉकेट्स बन जाएगी। हो सकता है कि राजस्थान के किसी एरिया में एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और उसको क्या कहा जाएगा, एक कल्चरल पॉकेट कहा जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, कल्चरल पॉकेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को लिंक करना होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है कि कोई नॉर्थ इंडियन है, आईटी डिग्री ली हुई है, लेकिन जॉब कहाँ पे मिलती है, बेंगलुरु में, साउथ में मिलती है, ठीक है। तो नॉर्थ का बंदा साउथ में जा रहा है, साउथ का बंदा नॉर्थ में आ रहा है, और इसी से कल्चरल पॉकेट्स वगैरह क्रिएट होती हैं। देन देखिए माइग्रेशन, वुमेन के साथ ये चीज़ काफ़ी जुड़ी हुई है। देखिए शादी के बाद वुमेन को माइग्रेट करना होता है, जो जहाँ पे भी उनके हस्बैंड रहते हैं वहाँ पे उनको जाना होगा, ठीक है। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट होता है। देन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और उससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में माइग्रेशन का रोल है। ज़्यादा माइग्रेशन होगा तो लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो अर्बन सेंटर्स हैं, स्लम्स वगैरह, हाइजीन वगैरह, वो सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। अर्बन स्प्रॉल वगैरह होगा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे सोशल इम्पैक्ट में। इसके बाद एक टर्म होती है सर्कुलर माइग्रेशन। अब देखिए कोई बंदा विलेज में था, ये अर्बन एरिया में गया, यहाँ से फिर से रूरल एरिया में आ गया, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा सर्कुलर माइग्रेशन। तो इससे क्या होता है कि जो रूरल एरियाज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाता है। ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। अब थोड़ा अगर इंटरनेशनल एरिना में देखें तो देखिए जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, और काफ़ी ज़्यादा है, हमने इसका एस्टिमेट भी देखा था। तो इंडियाज ग्लोबल कल्चरल इंगेजमेंट के लिए ये जो डायस्पोराज होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। भले ही वो मॉरिशस के साथ हमारे संबंध हो, गल्फ कंट्रीज़ के साथ हों, अमेरिका के साथ हों, तो जो डायस्पोरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा देखिए आप बात कर सकते हैं माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ये हमेशा न्यूज़ में होता है। अब बांग्लादेश का आप एग्जांपल दे सकते हो, नेपाल का दे सकते हो। तो इनके देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। पॉजिटिव आप बात कर सकते हो कि कल्चरल इंटरेक्शन होता है। निगेटिव आप बात कर सकते हो बांग्लादेश, म्यांमार, असम, इनमें जो इशू चल रहा है, ठीक है, जो आगे डेमोग्राफी वगैरह चेंज हो रही है, तो वो सब एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा सोशल इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो कि जितना भी आपने बताया, तो it is evident that India is shaped by migration of people internally as well as externally। ये बात तो हो गई, लेकिन देखिए इश्यूज हैं, तो इश्यूज को किस तरह से रिजोल्व किया जाए। एक हमारी हॉलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, किस लिए, टूवर्ड्स माइग्रेशन, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से हम डील कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक पॉलिसी की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मैंने देखा है कि काफ़ी कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। 2 ही लोग थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो आप मान के चलिए कि आप यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन की डिमांड को समझ जाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया। इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा था कि काफ़ी लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अब कारण जो भी रहा हो, ठीक है, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका फोकस होना चाहिए कि इसकी डिमांड क्या है। एक बार वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसके कंटेंट को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए ये GS2 से है, गवर्नेंस से हमने लिया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसकी मेन थीम है। एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फोकस ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस
जो नीति है और जो शासन है उसका जो फोकस है वो हैज़ प्राइमरली बीन ऑन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट पे हमेशा ज़्यादा रहा है रादर देन आउटकम। ठीक है, आउटकम की बजाय आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान रहा है। ये पहला स्टेटमेंट है। नॉट ओनली डज द एडीपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मार्क अ चेंज इन पॉलिसी फोकस, ठीक है, चेंज इन पॉलिसी फोकस, बट ऑल्सो चूजेज अ कोलेबरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, कोलेबरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ओवर अ टॉप डाउन अप्रोच। इसको आपको एनालाइज करना है। अब देखिए काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम इन जनरल बात करें किस तरह से पॉलिसी वगैरह बनती है, इम्प्लीमेंट होती है, किस तरह से गवर्नेंस वगैरह होता है, तो उसमें जो मैक्सिमम जो फोकस होता है ना वो आउटपुट के ऊपर होता है, आउटकम के ऊपर ये फोकस नहीं होता है। अब सवाल आता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, और इसी के साथ एक चीज़ है आउटले। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर होता है ना। तो पहले तो इसको समझना जरूरी है। देखिए जब कोई स्कीम बनती है तो उसमें कुछ फंड वगैरह डाला जाएगा, कुछ अमाउंट उसको अलोकेट किया जाएगा बजट में, उसको कहा जाएगा आउटले। अब देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, पिछली गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम पे इतना पैसा दिया था, हम इतना दे रहे हैं, तो वो चीज़ होती है आउटले कि आपने कितना पैसा इसको अलोकेट किया है, दिस इज आउटले। देखिए आउटले का इतना मतलब नहीं है। ठीक है, मान लो कि आपने पिछले साल 1000 करोड़ था बजट, अभी मान लो 1500 हो गया, तो आउटले तो बढ़ गया, लेकिन इसमें से कितना यूज हुआ, बात तो वो होती है ना, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा था आउटपुट। देखिए आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो स्कीम है तो उसका डायरेक्ट एंड मेजरेबल जो परिणाम है वो क्या है, फिजिकल प्रोग्रेस कितनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात हो रही है स्वच्छ भारत अभियान की, ठीक है, तो मान लो कि उसको 1500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। अब इसमें नंबर ऑफ टॉयलेट्स कितने हैं, कितने बनाए गए हैं, फिजिकल प्रोग्रेस क्या हुई है, नंबर ऑफ टॉयलेट्स वो कितने बने हैं, ये हो जाएगा आउटपुट। मान लो कि 1 लाख टॉयलेट्स बन गए हैं, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ जो आजकल न्यूज में रहती है वो है आउटकम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई चलो ठीक है, आपने टॉयलेट्स तो बना दिए, लेकिन उन टॉयलेट्स का क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, क्या डिजीज बर्डन कम हो रहा है, क्या क्या लोग उसको यूज कर रहे हैं, क्या, ये हो जाएगा आउटकम। अगर मान लो पिछले साल 1000 केसेस थे किसी बीमारी के, तो क्या उसमें कमी देखने को मिली है, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, तो ये हो जाएगा आउटकम, मतलब क्वालिटेटिव रिजल्ट क्या रहा है। आउटपुट मीन्स क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्वांटिटी की बात होती है और आउटकम में बात होती है किसकी, यहाँ पे बात होगी क्वालिटी की। तो ये तीनों का जो डिफरेंस है ना आपको पता होना चाहिए, आउटले, आउटपुट एंड आउटकम। ठीक है, अब आते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो नया प्रोग्राम है इसमें पॉलिसी फोकस में एक चेंज देखने को मिलता है, और वो चेंज क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच की बजाय एक कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात यहाँ पे होती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली ये कह रहा है कि जिस तरह से आज तक पॉलिसी वगैरह बन रही हैं, गवर्नेंस जिस तरह से होती है, तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। किस तरह के इश्यूज, जैसे कि वो आउटपुट ओरिएंटेड होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट ओरिएंटेड होती हैं, उसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ने एक पॉलिसी बना दी और वो पॉलिसी सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अलग अलग रीजनल वेरिएशन है क्या उनको कंसिडर किया गया है क्या। इसको आप ये भी कह सकते हो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ठीक है, एक ही तरह की पॉलिसी सबके लिए है। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं जिस तरह से पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, जो फोकस होता है गवर्नमेंट का। लेकिन ये जो नया प्रोग्राम आया है इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, और वो चेंजेस क्या हैं, एक तो ये आउटकम ओरिएंटेड है, आउटकम ओरिएंटेड है, और दूसरा इसमें कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। अब देखिए कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनमें कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगा।
लोगों का पार्टिसिपेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसको कहा जाता है कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, इंट्रोड्यूस करो। एंड देखिए इसमें पुरानी पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है कि उनमें काफ़ी इश्यूज हैं, तो वो इश्यूज आपको बताने होंगे कि भाई ये इश्यूज हैं, जैसे कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हो गया, टॉप डाउन हो गया, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे बताना होगा। फोकस ऑन आउटपुट ये आपको लिखना होगा। इसके बाद ये जो नया प्रोग्राम आया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो ये क्या है, कब इसको लॉन्च किया है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये आपको बताने होंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरह से यहाँ पे कोलैबोरेटिव फॉर्म देखने को मिलती है इस प्रोग्राम में, और किस तरह से ये डेविएट होता है टॉप डाउन अप्रोच से, ये भी आपको बताना होगा, साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इसकी डिमांड को आप समझने में कामयाब होते हो ना, तो ये मान के चलो कि आपको क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इवन जो मेन आपका एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर भी इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इसके बारे में। अब हम आते हैं कि किस तरह से इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसको आप एड्रेस करोगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये क्यों लाया गया है। ठीक है, ये क्यों लाया गया है, एक बार इसको रब कर देते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, देखिए जहाँ तक इंडिया की बात है तो हमारा क्या टारगेट है कि भाई 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमको बनानी है 24-25 में। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी फोकस में है, लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, तो काफ़ी पीछे हम लोग जाते हैं। और इसका प्रूफ क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आई थिंक 131 इस तरह की कुछ रैंकिंग है हमारी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो उसमें देखिए काफ़ी कुछ वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। किस तरह का वेरिएशन, इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट, और इसीलिए हमारी जो रैंकिंग है ये काफ़ी पीछे है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। इसमें कुछ एरियाज चूज किए गए हैं जिनको कहा गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स में काफ़ी बैकवर्ड हैं, काफ़ी पुअर हैं, उनको चूज किया गया है। और थिंकिंग इस तरह से है, आइडिया ये है कि अगर इन डिस्ट्रिक्ट को हम इम्प्रूव कर देंगे तो जो हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल रैंकिंग है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये पूरा आइडिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के पीछे। ठीक है, और ऐसी 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको चुना गया है। तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई है कि जो पॉलिसी फोकस है वो हमेशा से कुछ और रहा है। तो वो आपको यहाँ पे बता दो कि अगर हम बात करें कि पॉलिसी बनती क्यों है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई डेवलपमेंट किया जाए। मेनली तो यही ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये जो डिस्पैरिटी है इसको दूर किया जाए। लेकिन जो पॉलिसी एंड गवर्नेंस है उसका फोकस होता है हमेशा आउटपुट के ऊपर। अब ये किस तरह से आप बता दो कि फोकस रहा है कि कितना आउटले रहा है। नंबर ऑफ टॉयलेट्स पे होता है, नंबर ऑफ स्कूल्स हमने बना दिए। हमेशा गवर्नमेंट इसी की बात करती है, लेकिन केवल स्कूल बन जाना ही सफिशिएंट नहीं है। क्या लर्निंग लेवल में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर पिछले साल 10th में 60% बच्चे पास हुए थे, तो क्या इस साल 70% हुए हैं, तभी तो आप कहोगे कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका सही यूटिलाइजेशन हुआ है। इसको कहते हैं आउटकम। ठीक है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। तो इससे आप शुरुआत कर दो कि भाई जो फोकस है वो शुरुआत से ही ऐसा रहा है, उसका एग्जाम्पल आप दे दो। अब इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करो और बताओ कि भाई जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं उनमें मेनली क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, जो ये पॉलिसी जो नई एक स्कीम आई है ये किस तरह से इसको एड्रेस करती है। जैसे कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ये हमेशा से रहा है, पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहता है, कन्वर्जेंस
कभी नहीं होता है। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, और हर मिनिस्ट्री की अपनी स्कीम है। और देखिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो, ठीक है, इन सब को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो। इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी स्कीम बनती है, उनको आपस में इंटीग्रेट करना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, क्योंकि आप इनको इंडिपेंडेंटली आप सॉल्व नहीं कर सकते। केवल हेल्थ देने से काम नहीं चलेगा, एजुकेशन भी जरूरी है, न्यूट्रिशन भी जरूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी जरूरी है। तो ये हो जाएगा लैक ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। भाई एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो मॉनिटर करे रियल टाइम बेसिस पे कि भाई आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो एडीपी है, इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति आयोग को दी गई है। देन मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं होता। अब अभी देख लो आप, कोविड के टाइम पे कितना माइग्रेशन हुआ, कोई डाटा नहीं है। फार्मर्स की इनकम में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो रियल टाइम डाटा होता ही नहीं है। तो ये सब इश्यूज हमेशा से रहे हैं, ठीक है। तो इनको रिजोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें इस तरह से फीचर्स लाए गए हैं कि ये सब इश्यूज वहाँ पे नहीं रहेंगे। और इसको कहा गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 2018 में लॉन्च हुआ था। पर्पस क्या है कि जो 115 लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हमको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, ताकि जो डिस्पैरिटी है उसको कम किया जा सके। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। देखिए अगर आप जॉब करेंगे किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि भाई इनके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, आपको नंबर मिलेंगे और उसी के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे, उनमें आपकी क्या प्रोग्रेस है उनको मॉनिटर किया जाएगा रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। और फिर जो भी प्रोग्रेस है उसके बेसिस पे एनुअल रैंकिंग निकाली जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो पहले देखने को नहीं मिलता था। अब जब देखिए इंडिकेटर्स की बात आती है तो टोटल 49 इंडिकेटर्स हैं जिनको ब्रॉडली 5 थीम्स में डिवाइड किया है। ये आपके सामने है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये एक ही पॉइंट है, एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो बेसिक चीज़ें यही होती है डेवलपमेंट के लिए और इन्हीं को 5 पिलर्स में क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इस स्कीम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी स्ट्रेंथ पे पहले फोकस किया जाएगा। मतलब जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मतलब ऐसे टारगेट जिनको आप आसानी से अचीव कर सकते हो, पहले उन पे फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बाकी से काफ़ी अच्छी हैं, स्कूल्स हैं वहाँ पे, लेकिन इशू क्या है कि टीचर्स कम हैं। तो पहले फोकस क्या होगा कि एजुकेशन पे फोकस कर लो और टीचर्स ले आओ, ताकि ये जो टारगेट है एजुकेशन वाला ये तो हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए आउटकम ओरिएंटेड मैट्रिक्स है, जो हमेशा बात होती है कि भाई आउटपुट ओरिएंटेड है, लेकिन यहाँ पे आउटकम पे फोकस किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग वगैरह की जाएगी, ठीक है। एंड रियल टाइम प्रोग्रेस का जो है वो मॉनिटरिंग वगैरह यहाँ पे की जाएगी। ये सब पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब आता है कि किस तरह से टॉप डाउन अप्रोच से ये स्कीम डेविएट होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बल्कि बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है उसने अपने मन से कोई प्लान बना दिया और सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम है, ठीक है, वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी, उसको बोलते हैं बेस लाइन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या होगा कि जो डिफरेंट ये 49 इंडिकेटर्स हैं, इनमें भाई हमारा क्या स्टेटस है, हेल्थ में क्या है, एजुकेशन में क्या है, न्यूट्रिशन में क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, तो उन सबका एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, और टारगेट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। अब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, वो एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन देगी, कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी, और ये सोल्यूशन देखिए
प्रॉब्लम के बेसिस पे होंगे। ये जो रिपोर्ट आपने सबमिट की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसके बेसिस पे टेलर मेड सॉल्यूशंस, मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम होंगे, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये टॉप डाउन नहीं बल्कि एक बॉटम अप अप्रोच है। प्रॉब्लम क्या है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन होगा, जबकि ऐसा नहीं है कि सेम सॉल्यूशन सबके लिए होगा। आई होप आप ये डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। देखिए यहाँ पे 3C अप्रोच का यूज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3C अप्रोच, ठीक है। 3C मतलब कन्वर्जेंस, जो डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, स्टेट वाली स्कीम्स हैं, उनके बीच में कन्वर्जेंस होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें 3 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो इन्वॉल्व है ना, आप इसको कन्वर्जेंस समझ सकते हैं। देन कोलैबोरेशन, इसमें जो सेंट्रल लेवल ऑफिसर्स हैं, स्टेट लेवल ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उन सबका वो सब शामिल होंगे, ठीक है, ताकि सबकी जो एक्सपर्टीज है आप उसको यूज़ कर सकें। सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग इसको मॉनिटर करेगा। देन कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट, हमने बात की थी कि भाई रैंकिंग वगैरह निकाली जाएगी। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, जो एक्सटर्नल पार्टनर्स है जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गया, उन सबका भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, और इसीलिए बात आती है कोलैबोरेशन की, ठीक है। तो 3C अप्रोच इसमें यूज की जाएगी। देखिए अब जितने ज़्यादा एक्टर्स आप शामिल करोगे तो उतनी ही ज़्यादा ओपिनियन होगी और उतने ही अच्छे डिसीजन आप ले सकते हो, अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये पर्पज होता है कोलैबोरेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी जो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद आप कंक्लूड कर दो, ठीक है। तो देखिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया और फ्लो के हिसाब से आपने आंसर कर दिया तो समझ लो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब किस तरह से कंक्लूड करोगे, देखिए बात हो रही है केवल 115 डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो देखिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, हमको इसको दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी हमको एक्सपेंड करना चाहिए ताकि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रेज हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा, ठीक है, इससे आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हम एक लर्नर की आंसर शीट को देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये माइग्रेशन वाला है। शुरुआत की है वही इंटरनेशनल माइग्रेंट रिपोर्ट से। देखिए माइग्रेशन होता है ना, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। एंड लार्जेस्ट माइग्रेंट 18 मिलियन, तो ये बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपने माइग्रेशन को एक्सप्लेन किया है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, तो ये भी बहुत अच्छा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गुड आपके लिए दे दिया है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से लिखा है। देन सोशल इम्पैक्ट, इसमें आपने पॉजिटिव बताए हैं और निगेटिव बताए हैं। पॉजिटिव मतलब सोशल रेमिटेंसेज, मतलब वही नॉलेज कल्चर, वही बात हो गई। डेमोग्राफिक एडवांटेज, एज अ रिजल्ट ऑफ इमिग्रेशन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज रिड्यूस। देखिए इमिग्रेशन मतलब इन, अंदर आना, मतलब इंडिया में ज़्यादा लोग आएंगे तो इससे किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस होगी, तो ये चीज़ थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, बल्कि बढ़नी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये भी अच्छे पॉइंट है। निगेटिव क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, सही बात है। देन पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, ठीक है, उनके पास राइट्स वगैरह नहीं होंगे, ये पॉइंट भी सही है। देन आपने ब्रेन ड्रेन की बात की है, स्लम एरियाज़ की बात की, तो आप अर्बनाइजेशन की यहाँ पे बात कर सकते थे, अर्बनाइजेशन, ठीक है, वो एक चीज़ आपने यहाँ पे मिस कर दी ना। और भी कुछ डायमेंशन है जो मैंने बताई थी उनको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, इसमें लेबर डिमांड सप्लाई, सही बात है। स्किल डेवलपमेंट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। रेमिटेंसेज, ये भी अच्छा पॉइंट है। निगेटिव में आपने क्या बताया है कि पेमेंट वगैरह का इश्यू हो सकता है, ठीक है, मिनिमम वेजेस न मिलें। देन ब्रेन ड्रेन, अब देखो ब्रेन ड्रेन आप ऑलरेडी लिख चुके हो ना, पहले यहाँ पे आपने लिखा था ना ब्रेन ड्रेन, तो या तो यहाँ पे मत लिखो, तो पॉइंट को रिपीट मत करो, ठीक है। देन आपने कंक्लूड किया है, देखिए काफ़ी लंबा कंक्लूजन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 से 4 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होना चाहिए। अगर एक 15 मार्कर है और 10 मार्कर है तो 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, तो इतना बड़ा मत लिखो। आपने शुरुआत की है कि इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट माइग्रेशन सेंट्रिक पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट। तो ये 3 लाइन इज मोर देन इनफ है, बहुत शानदार ये कंक्लूजन हो जाएगा। ये बाकी जो आपने एग्जाम्पल दिया है ना, इसको आप कहीं और लिख दो, यहाँ पे मत लिखो। ये 3 लाइन मोर देन इनफ है, ठीक है।
आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ मार्क्स की, तो चलो अगर ये क्वेश्चन है जिसको आपने अटेम्प्ट किया है और अगर इसमें मुझे आपको मार्क्स देने होते तो देखिए 15 मार्कर है, 15 मार्कर है, तो आप मान के चलिए कि आपको 6.5 मार्क्स तो यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। 6.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और देखिए मैक्सिमम मार्क्स 50% तक आप मान सकते हो, 7.5 तक, ठीक है। तो एक नंबर कम बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए कंक्लूजन आपका काफ़ी बड़ा है और कुछ डायमेंशंस आपने छोड़ भी दी हैं, ठीक है। तो स्कोप है अभी भी इम्प्रूवमेंट का, तो वो आपको करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपने अच्छा आंसर लिखा है और जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब देखिए शुरुआत इन्होंने की है कि जो फोकस है वो आउटपुट पे रहता है। आपने हॉस्पिटल की बात की है, यहाँ पे आउटकम पे नहीं होता है, आईएमआर वगैरह आपने एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए ये अच्छी चीज़ है, आपने क्वेश्चन की डिमांड को आप समझ गए हो ऐसा लग रहा है, तो इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है। फिर आपने लिखा है कि इन दिस बैकड्रॉप एडीपी मार्क्स अ पैराडाइम शिफ्ट whereby more emphasis is put on outcome and having a positive impact on overall quality of life। तो ये भी पॉइंट अच्छा है। अब देखो ये जो एडीपी है ना, इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पे कि भाई ये कब लॉन्च हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। और देखिए एक चीज़ और है कि जो इश्यूज है ना पॉलिसी के, वो भी आपको और अच्छे से बताने चाहिए, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच वगैरह हो गया, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हो गया, तो ये आपको शामिल करना चाहिए था। आप यहाँ पे एक अलग से पैराग्राफ बना देते तो अच्छा रहता। इसके बाद देखिए आपने क्या लिखा है कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज आउटपुट ओरिएंटेड प्रेजेंटली, फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ केयर का एग्जांपल दिया। अब देखो आप पॉइंट को क्यों रिपीट कर रहे हो, ये चीज़ आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दी है, तो इस पैराग्राफ को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज़ आपने ऊपर लिख दी है, तो क्यों इसको रिपीट करना है, ठीक है। तो ऐसा मत करो, रिपीट मत करो। फिर आपने बताया कि एडीपी ट्राइज टू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम दिस अप्रोच एंड फोकस मोर ऑन आउटकम, बॉटम अप अप्रोच एंड कस्टमाइज्ड पॉलिसीज। लेकिन कैसे, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये चीज़ तो समझ में आई रही है, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पुरानी पॉलिसी में कुछ इश्यूज थे, स्कीम्स में इश्यूज थे, लेकिन अब उसको रिजोल्व किया गया है इस स्कीम में, तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, लेकिन किस तरह से किया गया है ये आपको बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपने एडीपी को एक्सप्लेन किया है, तो देखो ये सही जगह नहीं है, इसको आपको कहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिखना था इसके बाद, तो ये सही जगह होती। तो प्रायोरिटाइज करो, फ्लो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कब आएगा। ये पॉइंट की जो सही जगह है वो पहले थी, यहाँ पे नहीं है। फिर आपने लिखा है कि द प्रोग्राम इज ड्रिवन बाय, आपने इसमें लिखा है कि भाई इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। आपको कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो बेसिकली 3C अप्रोच आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा की वर्ड है इस स्कीम का। तो अगर 3C अप्रोच होगी तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है कि द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीपी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आपने पैरामीटर्स बताए। देखो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो पांचों पैरामीटर है ना, ये आपको यहाँ पे लिखने चाहिए थे, आपने एटसेट्रा कर दिया, ऐसा मत करो, पांचों पिलर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। देन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव कोलैबोरेटिव अप्रोच रहेगी, जहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साथ में काम करेंगे। तो देखो क्या है ना, कंटेंट है आपके पास, लेकिन स्ट्रक्चर का इशू है। जो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है ना, उनको आइडेंटिफाई करो, उसकी हेडिंग बनाओ, और फिर उसके अंडर में आपको ये जो आपका कंटेंट है ना, ये आपको ऐड करना होगा। अब ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो आ रहा है ना, आप उस चीज़ से स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो कोलैबोरेशन की बात है, तो इसमें हेडिंग डालो कि भाई अब मैं बात कर रहा हूँ कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूँ, टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से हेडिंग होनी चाहिए, वो मुझे मिसिंग यहाँ पे लगा। फिर बॉटम अप अप्रोच इज बीइंग यूज्ड अंडर दिस वेयर बाय पॉलिसीज आर कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो देखो भाई ये चीज़ तो आपने पहले ही लिख दी ना, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच एंड कस्टमाइज पॉलिसीज यहाँ पे लिख दिया, और यही सेम चीज़ आप फिर से यहाँ पे लिख रहे हो, तो कोई वैल्यू एडिशन तो हुआ नहीं, बल्कि आपका टाइम भी खराब हुआ और स्पेस भी खराब हुआ, तो ऐसा मत करो। देन आपने बात की है डेल्टा रैंकिंग की बात की है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन हेडिंग डालो, एडीपी उसके फीचर्स क्या हैं वो आपको लिखने होंगे, किस तरह से टॉप डाउन की जगह एक कोलैबोरेशन हमको देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें आपको इस तरह से एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर में आपका इशू है,
देन आपने बोला है कि ओवरऑल द प्रोग्राम इज अबाउट हैविंग इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक हैं। फिर आपने एग्जाम्पल दिया है असम का, एंड फिर आपने कंक्लूड किया है कि द प्रोग्राम मस्ट बी फोकस्ड मोर ऑन पैटर्न्स लाइक दैट ऑफ एडीपी, ठीक है, इट विल इंश्योर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इनकॉर्पोरेट करना चाहिए एसएचजी को वगैरह। तो ये तो ऑलरेडी उसमें है ही सही, तभी तो बात हो रही है कोलोब्रेशन की, ठीक है, एंड उसके बाद ही सबका साथ सबका विकास हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक ठाक है आपका कंक्लूजन, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता था, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते थे, कोई एक सोल्यूशन वगैरह दे सकते थे, इसको और भी जगह हमको एक्सपेंड करना चाहिए, इस तरह से आप यहाँ पे बात कर सकते थे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मुझे यहाँ पे लगे। एंड देखिए इस क्वेश्चन में मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आप अभी और ट्राई करो, ठीक है, आपको अभी कुछ इंप्रूवमेंट करने होंगे, और जब मुझे लगेगा कि वो हो गए हैं तब मैं आपको मार्क्स वगैरह दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, अभी मार्क्स का मतलब नहीं है, अभी आप इंप्रूव करिए, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ ना ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। एंड अगर आपका कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।